कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ ना आया हो? क्वेश्चन सबको समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एंड साइड l। तो क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है, तो सारी की सारी साइड्स l के बराबर होंगी, ठीक है। रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस with coefficient of friction mu. A horizontal force F is applied on the block as shown in the figure. If the coefficient of friction is sufficiently high so that the block does not slide before toppling, the minimum force required to topple the block is। ठीक है। तो टोपल का मतलब क्या होता है? देखो राइट साइड में आपको दो फिगर दिख रहे हैं, एक तो इनिशियल एफबीडी और दूसरा दिख रहा है जब ये टोपल करेगा, मतलब एक कोने के ऊपर घूम जाएगा ऐसे। भाई फोर्स लगाओगे तो एक साइड से उठ जाएगा। अब फ्रिक्शन बोल रहा है कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई। फ्रिक्शन बेटा यहां लगेगा। फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई कि स्लाइड नहीं करेगा, केवल टोपल ही करेगा। तो क्वेश्चन ने बोल दिया तो हम मान लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टोपल दिस ब्लॉक। तो जिस कोने के ऊपर घूमेगा उसी कोने के ऊपर मोमेंट बैलेंस कर दो, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मोमेंट यानी टॉर्क बैलेंस कर दो, टॉर्क बैलेंस कर दो इस एक कोने के ऊपर, जो एक एज है उसके ऊपर जिस पे टोपल करेगा वहां पे मोमेंट बैलेंस कर दो। तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, बताओ। जब ये अबाउट टू टोपल हो, कितने? 3 लग रहे हैं। 3 लग रहे हैं कि 4 लग रहे हैं? भाई एक तो इसका सेल्फ वेट जो है mg डाउनवर्ड, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स और चौथा एफ, है ना। अब देखो जब ये अबाउट टू टोपल होगा, अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर घूम रहा होगा, तो अबाउट टू टोपल कर रहा है भाई, इसको ऐसे घूमना है इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाने से। तो देखो मोमेंट बैलेंस में कर रहा हूं, तो मोमेंट का फॉर्मूला या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? आर एफ साइन थीटा। समझे? अब आर क्या होता है? आर होता है फोर्स, पॉइंट ऑफ रोटेशन और फोर्स की दूरी। तो मुझे बताओ कि कितने फोर्सेज है जो इस पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहे हैं? कितने फोर्स है ऐसे? ऐसे कितने फोर्सेज हैं जो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं? अनम्यूट करके बोल दो यार, अनम्यूट करके, टाइप करने में ज्यादा टाइम लगता है ना। मुस्कान ने बोला 2 फोर्सेज। किसी को ऐसा लग रहा है 2 के अलावा भी कोई फोर्स है जो इस पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है? नहीं है ना, ठीक है। नौ। तो अब देखो ये जो राइट साइड का डायग्राम है थोड़ा एग्जेगरेटेड है, बट एग्जैक्टली तो अबाउट टू टोपल होगा तो कंडीशन तो ऐसी ही रहेगी, ये यहां से यहां तक बस कॉन्टेक्ट लूज करेगा, अदरवाइज टिल्ट नहीं होगा। टिल्ट होने वाला तो पोजीशन है जिसमें थोड़ा रोटेट कर गया है, लेकिन टिल्ट नहीं होगा, बट इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा 2 फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, एम जी डाउनवर्ड जिसका परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? L/2, और फोर्स जो है राइट साइड में जिसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर L। तो अब मोमेंट बैलेंस कर रहा हूं मैं, और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 90 होगा, क्योंकि अबाउट टू टोपल की कंडीशन है ना। तो देखो यहाँ से दूरी ले रहे हो तो 90 डिग्री रहेगी, यहाँ से ले रहे हो तो 90, दिस इज अबाउट टू टोपल। तो अब देखो दो फोर्सेस, फोर्स F इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स F क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और mg किधर रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? mg, क्लॉकवाइज। mg, mg, mg किधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और फोर एफ क्लॉकवाइज। और लेकिन ये दोनों बैलेंस होने चाहिए क्योंकि इट इज अबाउट टू टोपल, है ना। तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है। तो मैं बोलता हूं फोर्स एफ इंटू दूरी कितनी है एल इंटू साइन 90 डिग्री, दिस शुड बी, इसमें से माइनस कर देंगे कितना जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है mg,
एम जी की दूरी कितनी है बेटा, L/2, और एंगल कितना है, साइन 90 डिग्री। ये दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन की बात है। अगर एफ एक गिवन वैल्यू, जो अब एफ की वैल्यू आएगी उससे एक्सीड कर जाएगा तो ये रोटेट करेगा, इससे कम रहेगा तो टोपल नहीं करेगा, लिमिटिंग कंडीशन की बात है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, अब निकालते हैं। एफ इंटू एल साइन 90 कितना होता है, 1, छोड़ देंगे। एम जी इंटू L/2 साइन 90 कितना होता है, 1, उसको भी छोड़ देंगे। तो ये हो गया। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एफ एल इज इक्वल टू एम जी इंटू L/2। अब एल दोनों साइड से काट देंगे तो एफ की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एफ इज इक्वल टू mg/2। तो ये एफ की मिनिमम वैल्यू है, कम से कम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा ताकि आप इसको अबाउट दिस हिंज पॉइंट या अबाउट दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन रोटेट कर सको। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ मिनिमम शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट mg/2। अगर mg/2 से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये घूम जाएगा, mg/2 से कम फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा नहीं, और mg/2 के बराबर रहेगा तो इट इज द कंडीशन जब ये घूमने वाला होगा, जस्ट घूमने वाला, इट इज द लिमिटिंग कंडीशन। तो क्या है आंसर फिर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, जिनको समझ नहीं आया जो मैंने बताया उसको ध्यान करो, और फिर भी विल सी कि अगर डाउट्स बचते हैं तो डाउट्स लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार अनेकों बार मोमेंट बैलेंस का आता है, आया है, आएगा, ठीक है। करो एक बार पढ़ो, जिनको ये समझ आ गया एक बार थम्स अप दे दो। शिवम, समृद्धि, नैन्सी, रोहित, सबको आ गया है। जिनको नहीं आया वो डाउट पूछो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए फिर, मुस्कान को भी समझ आ गया, चलो ठीक है। अब अगला सवाल ग्रेविटेशन चैप्टर से, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो सब बच्चे। इसको पढ़ो, फिर 1 मिनट आपसे और चर्चा करूंगा जब सॉल्यूशन करेंगे इसका।
अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक बार देखते हैं। A small planet is revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. ठीक है, if the gravitational force between the planet and the star were proportional to r to the power 5/2, ठीक है, then t would be proportional to टाइम पीरियड t किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखो r की पावर -5/2 दिया है, तो देखो पहले चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। स्मॉल प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार, तो पहले मैसिव स्टार कहाँ गया बीच में, क्या हो गया इस पेंसिल को भाई बीच बीच में। आई थिंक अब मुझे समय आ गया है इस आईपैड को फॉर्मेट करने का, बीच बीच में भूल जाता है ये। अब बनाएगा देखो बढ़िया मैसिव स्टार, दिस इज मैसिव स्टार। इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट, इस सर्कुलर ऑर्बिट में एक स्मॉल प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस कितना दिया है इनके बीच का, क्या है बेटा रेडियस, बोलो बोलो, आर। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या बोला इसने, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट, अच्छा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 5/2, यानी कि r की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल है फोर्स। अब हमें बाय फॉर्मूला से क्या पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन r, बोलो बोलो, स्क्वायर। आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या आर की पावर 5/2, तो 5/2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ये कन्वेंशनल फॉर्मूला नहीं है इसका, इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा GMM अपॉन आर की पावर 5/2, इस हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब कैपिटल M इज द मास ऑफ द स्टार एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ दिस स्मॉल प्लेनेट विच इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द स्टार। ठीक है, अब हमें दिया गया है क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये व्हाट जो है वही निकालना है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इक्वल टू GMM अपॉन आर की पावर 5/2 है। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या होगा बेटा, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, मान लो किसी वेलोसिटी v से जा रहा है। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी, इसकी रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट इज ओमेगा। तो क्या मैं फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ इस स्टार के ऊपर, सॉरी इस प्लेनेट के ऊपर, एक सेंट्रिपिटल फोर्स होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो बाहर ले जाने वाला फोर्स क्या होगा, mr omega square, small m is the mass of this planet, omega is the angular velocity और r is the radius of rotation, तो mr omega square बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स, f, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द स्टार एंड द प्लेनेट। अब देखो mr omega square is equal to, दिस शुड बी इक्वल टू f की वैल्यू क्या है बेटा, GM m अपॉन r की पावर 5/2, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, ये बात सही है। तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ ये वाली, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आ रही कहानी, हम सब दो एक बार, जितने बच्चों को यहाँ तक समझ आ रहा है कि ऐसे रोटेशनल हो रहा है सर्कुलर मोशन में, सर आपने ही बताया था mr ओमेगा स्क्वायर फोर्स लगेगा और अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, क्योंकि देखो इलिप्टिकल वगैरह में रोटेट करते हैं तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वो सब पता होता है, बट यहाँ पे क्या है, आर की पावर 5/2 क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ GMM अपॉन आर की पावर 5/2। अब ये दोनों फोर्स बराबर हो गए। क्या मैं ओमेगा का एक और फॉर्मूला जानता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, भाई 2π रेडियन कितने टाइम में कवर किया, t टाइम में, क्योंकि t इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दे दिया कैपिटल T, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो कैपिटल T टाइम में इसने 2π रेडियंस डिस्प्लेस किया। 2π का मतलब क्या होता है बेटा, वन कंप्लीट सर्कल, तो वन कंप्लीट सर्कल इज डन इन T टाइम, तो ओमेगा कितना आएगा, 2π चला और T टाइम में चला, तो 2π/T लिख सकता हूँ ओमेगा को। तो ये वैल्यू पुट करता हूं मैं फिर फॉर्मूला में, देखो जो हमने अभी इक्वेशन निकाली उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, एम आर, अच्छा आर की स्मॉल आर लिख दिया, ये गलती करती ना हमने बेटा,
बताते रहा करो तो फायदा रहता है, बोलते रहोगे। कैपिटल आर था, स्मॉल आर कर दिया हमने उसको, है ना। ऐसा नहीं करेंगे। एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ऐसा करने से एक दिक्कत आती है। कौन बताएगा क्या दिक्कत आती है? कौन बताएगा बेटा? एम आर 2 पाई/टी, ऐसा करने से मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आती है। लास्ट में मोए मोए हो जाता है, अरे कुछ आया नहीं जो एक्सपेक्टेड था, है ना। तो मोए मोए ना हो इसलिए समय रहते ही सही वैल्यूज रखते जाएंगे। आर की पावर 5/2। अब यहां से देखो, स्मॉल एम से स्मॉल एम उड़ा देता हूँ, ये उड़ गया जी। ठीक। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। आर इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई टी का टी की पावर 2। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर की पावर 5/2। अब देखो क्या करेंगे, हमें बताना है यार टी वुड बी प्रोपोर्शनल टू, तो टी को एक साइड छांट लेते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया ऊपर, तो फिर क्या बचेगा? 4 पाई अपॉन जी एम इंटू इंटू आर की पावर 5/2। ये बच गया टी स्क्वायर आपका। ठीक। अब इसको आगे लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 पाई अपॉन जी एम इंटू टी की पावर 7/2। दोनों पावर ऐड हो गई, 1 एंड 5/2 को ऐड करोगे 7/2 आ गया। तो मतलब यहां से लिख सकते हैं कि, सॉरी आर की पावर, ये आर की पावर, यहां से लिख सकते हैं हम कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2। तो फिर हमारा सही आंसर क्या आ गया? क्या आ गया बेटा सही आंसर? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी की सी? बोलो, अनम्यूट करके बोलो, बी आएगा कि सी आएगा? बी। हाँ जो बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी कर गए होंगे उनका फिर सी आ जाएगा। तो ऑप्शन, क्योंकि टी स्क्वायर के डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो 1/2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/4। अब देखो पढ़ने में क्वेश्चन ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया, और देखा तो कुछ भी नहीं था। अब बताओ कहाँ पे आपको डाउट है इसमें, बोलो। डाउट किसी को है पूछो बेटा, समझ आ गया तो थम्स अप दो। ठीक है, किसी को डाउट है? आदित्य, रोहित, शिवम, सोम, सोम आ गया, सृजल। सर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को और एक ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट क्यों करा? क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और घूमता ही जा रहा है। तो आप ये बताओ कि अगर इन दोनों फोर्सेस में से ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो सर्कल में नहीं घूमेगा, ये बाहर चला जाएगा। जैसे एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, कि एस्केप कर जाएगा, इस स्टार के ग्रेविटेशनल जो ऑर्बिट है उसको एस्केप कर जाएगा। मान लो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये है बाहर लग रहा है, ये ज्यादा हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो क्या होगा? देखो, सर ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। यस, जो इसको अट्रैक्ट करा रहा है मास को, स्टार और प्लेनेट को आपस में अट्रैक्ट कराता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। यस सर, आ गया, समझ हो गया। आ गया ना। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की, एक्चुअल में तो होता सेंट्रिपिटल फोर्स ही है, बट सूडो फोर्स लेना पड़ रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। भाई ये आपका जो जो ये आपका प्लेनेट है, क्या ये एक्सेलरेटेड है? कंटिन्यूअसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो द प्लेनेट विद मास स्मॉल एम इज कंटिन्यूअसली बीइंग एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप पॉइंट जो फोर्सेस ले रहे हो, तो वहां पे कोई ना कोई सूडो फोर्स भी नजर आएगा ना। तो दैट सूडो फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये सूडो फोर्स कुछ नहीं है, सेंटर सीकिंग एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स होता है स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, वही बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। यस सर, आ और गया हम समझ। लोग डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों नहीं लिए फोर्स में? फोर्स में क्या? सर डिस्टेंस का स्क्वायर, कहाँ लिया बताओ, कौन सी जगह पे? सर आर की पावर 5/2 है तो उसका स्क्वायर क्यों नहीं लिए? क्वेश्चन में दे रखा है ना बेटा, द फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2। तो ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2। तो स्क्वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन में नहीं देता तो जो हम जनरल फॉर्मूला होता है GMM अपॉन आर स्क्वायर वो ले लेते हैं। सर आपने तो आर की पावर 5/2 ले रखा है।
तो नीचे लिया ना वो, -5/2 ऊपर है, 1/r हाँ के हाँ बराबर। ठीक है आ गया आ गया। क्या सूंघ के बैठे हो? अरे बताओ यार। कोई नहीं, मैं आपकी उम्र में था, मैं भी ऐसा ही था, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, अब डाउट है? नहीं नहीं अब नहीं है। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, एक आवाज सुनाऊंगा, बताना कहाँ पे सुनी है आपने, सुनी है कि नहीं सुनी है, ठीक है? ठीक है, आवाज बताना बेटा। बताओ। बताओ कहाँ पे सुनी है आवाज? ओ यार तुम लोग नए बच्चे हो गए हो। सुपर मारियो खेला है? देखो, अरे एम आई ऑडिबल? यस सर। सुपर यस मारियो नहीं, सर। सुपर मारियो की आवाज थी, ठीक है? कोई बात खेला है नहीं। सर। तो बताओ यार, पहचान नहीं पा रहे हो? काउंटर स्ट्राइक खेला होगा तुमने, डोटा है ना, वेलोरेंट, ये सब आ गया है अब। चलो, अब देखो जो यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एक तो ये टी स्क्वायर नहीं आएगा इधर, और क्या है, और क्या गलती है, और भैया इसमें और भी हो सकती है। तो जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया वही पढ़ लेना, यहाँ से मत पढ़ना, ठीक है? छोड़ो, अगला क्वेश्चन करो। ये आ गया फ्रिंज विड्थ, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा द फॉर्मूला याद है किसी को? y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d, स्मॉल d, ठीक है? n लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है? d इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, और ये जो d स्मॉल d है, ये क्या है? स्क्रीन का और सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस। तो width of central maxima is equal to n into lambda by d, n into lambda d by d, n is the number of fringes that are forming in central maxima, ठीक है? इतने फ्रिंज वहां पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होंगे, उनका n इज द काउंट, ठीक है? तो y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई d। अब बोल रहा है 16th ऑर्डर मैक्सिमा करोस्पोंड टू 600 न्यूटन मीटर्स ऑफ लाइट। nm जो है ना, लैम्डा nm, लैम्डा इज इक्वल टू 600 nm होगा, तो 16 मैक्सिमा दिखाई देंगे। और इसी लाइट को अगर 480 नैनोमीटर का कर दिया जाए तो कितने पैटर्न्स दिखेंगे, कितने ऑर्डर ऑफ पैटर्न दिखाई देगा? तो बताओ। वैसे तो इसको सॉल्व करे बिना ही कर सकते हो, जैसे कर दिया स्मृति ने, है ना? स्मृति बिना फॉर्मूला ही कर दिया ना आपने, बिना सोल्व किए कर दिया। नहीं सर किया। इसको ऐसे भी कर सकते हो यार, कि 16 बन रहे हैं 600 nm पे, तो जैसी वेवलेंथ घटाओगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी ना, 480 nm के लाइट पे, तो n की वैल्यू बढ़ जाएगी इन द गिवन स्पेस। y कांस्टेंट रखना है इन द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए। तो y कांस्टेंट रख के अगर लैम्डा घटा रहे हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी? 16 से बढ़ जाएगी। ऑप्शंस देखो, क्या एक ही ऑप्शन है 16 से बड़ा? ऑप्शन डी सही। लेकिन अगर इसको तरीके से करेंगे तो तरीके से फॉर्मूला लिखा है, 1 मिनट का टाइम लो, 5:30 पे मैं कराना स्टार्ट करूंगा, करो सब लोग। डी ही आएगा इसका आंसर, डी निकालो, ठीक है? इसके बाद एक गोलू क्वेश्चन करेंगे, फिर एक भयानक क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और भयानक क्वेश्चन करेंगे। चलो, पेपर आएगा ना, जैसे जेई का पेपर आता है तो उसमें, हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी से वही है, तरीका वही है, बट ये देखो ना कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो एन बढ़ेगा, वही बोल रहा हूँ मैं भी, स्मृति वही बोल रहा हूँ। देखो जेई का जो पेपर आता है बेटा, उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स।
तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स भी टफ आ गई, मैथ भी टफ आ गया, केमिस्ट्री भी टफ आ गई। एक रिलेटिव जो होता है, क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ पेपर तीनों में बैलेंस रहेगा। कोई एक टफ जाएगा, दो इजी जाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स में भी क्वेश्चन, अगर एक सब्जेक्ट में घुस जाओ फिजिक्स में, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे ही क्वेश्चन टफ हो गए, है ना। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल होंगे, और कुछ क्वेश्चन बहुत भयानक होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें गोलू गोलू क्वेश्चंस को चूज करके अटेम्प्ट करना है। फिर जो मीडियम मीडियम है उनमें ट्राई करना है कि कौन कौन सा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करके उनको सॉल्व करना है, और भयानक क्वेश्चन को क्या करना है, उनको छोड़ देना है ना। किसने बोला है कि 300 में 300 नंबर लाने हैं? किसने बोला है? हाँ, किसने बोला है कि आपको 360 नंबर लाने हैं? फुल नंबर आए किसी के आज तक पेपर में? नहीं आए। तो उतने ही नंबर लाने जितना एक आम आदमी ला सकता है, ठीक है। तो हम केजरीवाल जी से सीखेंगे कि हमें आम आदमी, और हमें तो केवल इतना ही आता है, तो जितना आता है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। काफी बच्चे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, आपका एक्यूरेसी रेट कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रहता है, एंड दैट इज ए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है वो आपकी। तो हमें यही करना है, चुन चुन के क्वेश्चनों का शिकार करना है पेपर में, और कभी भी घबराना नहीं है। तीनों में से या तो फिजिक्स मजबूत आएगा, या केमिस्ट्री मजबूत आएगा, या मैथ। तो एक ही टफ आएगा, बाकी सब आराम से हो जाएगा। आदमी के कितने मार्क्स आने चाहिए? जितने ले आओ, जितने नंबर ले आओ, जितना कैटेगरी वाइज रहता है वैसे तो, है ना, कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, वो सब आपके पर्सनल काउंसलिंग में शायद बता दिया गया कि आपके कितने नंबर आने चाहिए ना। तो अगर किसी को फिर भी डाउट है तो यू कैन रीच आउट मी पर्सनली कि सर मुझे कितने नंबर लाने चाहिए। तो और मोस्टली मैं आपको कॉल भी करूंगा, अभी 3-4 बच्चों तो अलॉट हुए हैं मेरे को। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ वापिस। तो y इज कांस्टेंट है ना, तो y कांस्टेंट है, तो बेटा देखो अभी 16th ऑर्डर मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई दे रहे हैं। तो पहला केस 1 जो क्वेश्चन में दिया है, वहां पे क्या दिया है, n इज इक्वल टू 16, ठीक है बेटा। और के दूसरा पूछा है, जो हमें पूछा गया है उसमें क्या पूछा है कि n डैश की वैल्यू आप बता दो, ठीक है। पहले केस में y है और दूसरे में y डैश है, लेकिन सेम पोजीशन की बात हो रही है, तो y इज इक्वल टू y डैश रहेगा, ये हमें पता ही है। फर्स्ट केस में लैम्डा 1 गिवन है, सॉरी लैम्डा गिवन है, अभी 1 नहीं करे, डैश नोटेशन यूज करे ना। तो ये हमें लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना दिया है 600 nm, और लैम्डा डैश दिया गया है 480 nm, ठीक है। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू वाई डैश, इसी के आगे बात कहानी लिखते हैं। तो n इंटू लेमडा डी बाई डी शुड बी इक्वल टू n डैश इंटू लेमडा डैश इंटू डी बाई डी से दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये तो कन्फिग्रेशन ऑफ द सेटअप ही होता है, उड़ा दो। तो n इंटू लेमडा शुड बी इक्वल टू n डैश इंटू लेमडा डैश। n की वैल्यू कितनी है बेटा 16, लेमडा की वैल्यू कितनी है 600, एन डैश आपको निकालना है, और लेमडा डैश कितना है 480 nm। तो यहाँ से वैल्यूज रखो, एन डैश कितना आएगा बेटा 16 इंटू 480, 16 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 480, कितना आएगा 16 इंटू सम वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो 16 से बड़ा, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 20 ही आएगा आंसर, तो कर लो 20 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं डार्क एंड लाइट पैटर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न्स की बात करें तो वो 20 आ जाए, ठीक है, इन द सेम गिवन पोजीशन। तो आवर आंसर इज 20, ठीक है बेटा। अब ये बताओ, गोलू क्वेश्चन का आंसर बताओ, ABCD चैट बॉक्स में बता दो। कंसिडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर, टंगस्टन, मर्करी एंड एल्यूमिनियम विद रेजिस्टिविटीज दीज रिस्पेक्टिवली, देन। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय रो एल बाई ए, ठीक है। अब देखो बात एल और ए की कही नहीं, तो आइडेंटिकल वायर्स ही मान लो, यानी एल बाई ए इज सेम फॉर ऑल द वायर्स, इसकी बात ही नहीं कही गई, तो सेम मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, रो बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी।
अब देखो आमतौर पे पाए जाने वाले मेटल्स में से कौन सा रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और किसी की रेजिस्टिविटी कम होगी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका है, या तो आपको याद हो वैल्यूज, या फिर देखो कि जहां कम रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा वहां पे ऑब्जर्वेशन करो। तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, आप सबने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी इतना पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ चुके हैं, डीसी सब पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जिस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा उसी को हम घर में यूज करेंगे। तो घर में कौन से मेटल की वायर यूज होती है, कौन से मेटल की वायर यूज होती है? कॉपर। कॉपर की वायर इसलिए यूज होती है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम रहता है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर शुड बी लीस्ट। यस सर। तो ऑप्शन ए को उड़ा दें भाई, ये तो बोल रहा है कॉपर की सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी सी डी में कॉपर सबसे पीछे है तो सही है कि मिनिमम है। उसके बाद दूसरे चॉइस क्या होती है वायर की? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा सस्ता आता है, इसलिए जो बिजली के खंभों पे वायर लगी रहती है वो कॉपर की नहीं बल्कि एल्यूमिनियम की होती है। लाइट वेट होता है, सस्ता आता है और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। यानी कि कॉपर की वायर को बाहर छोड़ दोगे तो गल जाएगी, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं गलती। तो फिर कौन सा आंसर आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। बी। ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ क्या बोला हमें? मरकरी इज मैक्सिमम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम कॉपर। ठीक है बेटा, तो केवल एल्यूमिनियम और कॉपर से ये सॉल्व हो गया। हमें नहीं पता वैल्यूज, हमें कुछ नहीं पता, बट हमने आंसर निकाला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर मरकरी और टंगस्टन में सबसे ज्यादा किसकी होगी रेजिस्टिविटी? ये सवाल के लिए आपको सॉल्यूशन दे रखा है, देखो मरकरी की इतनी, टंगस्टन की इतनी, एल्यूमिनियम की इतनी, कॉपर की इतनी। तो कॉपर की सबसे कम, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा, टंगस्टन की 5.67 और मरकरी की 98। ठीक है, यस सर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब कुछ और भी बता दूं थोड़ा सा आपको। इसे मरकरी जो है इसकी इतनी ज्यादा क्यों हो गई बेटा, 98 इंटू 10⁻⁸? कोई बताएगा? आमतौर पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है कि सॉलिड में? लिक्विड। लिक्विड में पाया जाता है, और लिक्विड में पाए जाने की वजह से उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, देखो मरकरी एक मेटल है, और मरकरी मेटल की खास बात क्या होती है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम वो होता है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं थ्रू आउट द मेटेलिक डोमेन। लेकिन अगर लिक्विड है तो ये जो बीच वाला एटम है खुद ही वाइब्रेट कर रहा होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ेगा आसपास से, तो उनको नया नया रास्ता ढूंढ के जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच का एटम भी हिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपना मूव कर रहे हैं। तो जो कोलिजन बिटवीन बोल लो या ऐसे बोलो कि उसको पाथ ढूंढने में दिक्कत आएगी। दैट्स वाई देखो मरकरी की एकदम से बढ़ गई, डिस्पाइट ऑफ मरकरी बीइंग मेटल, फिर भी कहाँ 5.65 और कहाँ 98। समझे? यस, ठीक है भैया, ऐसा ही है। और टंगस्टन की ज्यादा क्यों होगी कॉपर से? क्योंकि अगर देखो टंगस्टन की ज्यादा क्यों होगी, नहीं पता तो लॉजिक लगाओगे तो आंसर हो जाएगा। मान लो आपने बैटरी लगा दी, बल्ब के अंदर फिलामेंट कॉपर का होता है कि टंगस्टन का? टंगस्टन। टंगस्टन का होता है। अब ये बताओ कि ज्यादा करंट किधर से फ्लो करेगा, जिसकी रेजिस्टिविटी, हीटिंग कहाँ पे होगी? हीटिंग वहां होगी ना जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझो इस बात को। तो और वायर है कॉपर की, अब कॉपर बैटरी से जोड़ दिया और टंगस्टन जोड़ दिया, तो अगर ऐसे बल्ब टंगस्टन का है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बल्ब के वायर का ही ज्यादा होगा ना, तभी तो ये ग्लो करता है। अगर मान लो टंगस्टन का रेजिस्टेंस कम होगा तो टंगस्टन तो इजीली अलाउ कर देगा करंट को, तो ये ग्लो नहीं करेगा। ग्लो क्या करेगी? वायर। समझ रहे हो बात को? जैसे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो वायर जल जाती है ना, तो उसको कुछ समझ आ रहा है? तो ऐसे कर सकते हो, वैल्यूज याद ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भयानक सवाल आप सबके लिए, एक बार पढ़ो इसको
ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ, नहीं तो फिर मैं तो करा ही दूंगा। 540 हुआ है, 543 तक का आपके पास टाइम है, इसको पढ़ो एक बार, समझाऊंगा आपको क्वेश्चन, देन आई विल डाइव इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। करो सब लोग ईमानदारी से, 2 सवाल करते हैं, फिर आपको आज़ादी मिल जाएगी। कल के पेपर के अंदर रिवीजन करना, फॉर्मूलाज जो बताएं सारे पढ़ के जाना, जो कंसेप्ट होता है वो पढ़ के जाना, और कल सबको बेहतरीन परफॉर्म करके आना है, बेहतरीन, ठीक है। तो जिन बच्चों को आंसर याद था उन्होंने तो आंसर दे दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया है, आता है, आएगा, ठीक है। तो जिनको ऑप्शन याद था उनने तो ऑलरेडी आंसर कर दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट हम इसको हेलो कंसेप्चुअली समझेंगे। हाँ जी निशांत। सर, कल टेस्ट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? ऑनलाइन हो रहा है सबके लिए, ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके सर। और जिसने पेपर नहीं दिया कल, तो फिर उसकी खैर नहीं है, बता रहा हूं मैं। तो प्यार से पढ़ाता हूँ, उतने प्यार से डांट मारूंगा, फिर देख लो, अच्छा लगेगा। कितने बच्चे पेपर दोगे कल? हाँ, और कौन नहीं देगा, कौन है ऐसा? कौन है भाई ऐसा? सब लोग हाथ ऊपर रखो जो पेपर देंगे, हाथ ऊपर करके हाथ ही ऊपर रखो, और इसको देखते हैं कौन है बाहुबली, जो कौन है बाहुबली जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। अरे हाथ ऊपर करो। समृद्धि नहीं दोगे बेटा आप कुछ? अच्छा समृद्धि तो पेपर देंगी, ठीक है। 5 बच्चों ने हाथ ऊपर कर रखा है, और आप लोग हो 7, 2 कौन है, ढूंढो उनको, कौन है ये 2 लोग? शिवम और और रोहित। बेटा मिलना बाहर, तुम्हें बताते हैं, रुको। सोम सोम। सोम। सर मैंने अरे तो किया है। 6, अब 6 हाथ ऊपर रखो। सोम ने हाथ नीचे कर रखा है। देखो मजे ले रहे हो, फिर की मत लो मेरी, बहुत बदमाश आदमी हूं मैं। चलो सब बच्चे पेपर देंगे, ठीक है। मजाक की बातें एक तरफ, पेपर दोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, कुछ रिवीजन होगा ना, तभी तो बेटा फाइनली आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। सबका इरादा एक ही है, आपका भी, हमारा भी, आपके पेरेंट्स का भी, कि जीवन में कुछ कर जाओ, है ना। तो उसी के लिए सब लोग करते हैं ऐसा। करो स्क्रीन पे आप। क्यों क्लास तो चली रही है? क्लास बिना रुक तो कहते बिना लगाओ क्लास चलती है। अरे सुन ले एक बार दिखा दो। अरे चलो मुस्कान से फोन मांग लिया गया है, बताओ। हाँ करो, क्वेश्चन करो। A liquid is kept in a cylindrical vessel which is being rotated about a vertical axis through the center of circular base. If the radius of the vessel is r and angular velocity of the rotation is omega, then the difference in the height of the liquid at the center of the vessel and the edges, ठीक है। डिफरेंस इन द प्रेशर बताना है बेटा। तो आप लोग करो, मैं चित्र ड्रॉ कर लूं तब तक, है ना। तो देखो चित्र देखो, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे रखा है, उस प्लेटफॉर्म को ओमेगा वेलोसिटी से घुमा दिया गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख ही रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो नीचे लिख दी गई ओमेगा। अब बात कर रहे हैं कि आपको द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड द एजेस। तो आपको क्या बताना है बेटा, सेंटर ऑफ वेसल पे हाइट इतनी है और एज पे इतने, इनके बीच का डिफरेंस क्या है ये बताना है। दिस इज द डेल्टा एच, ये वैल्यू बतानी है।
रेडियस ऑफ द वेसल इज आर, रेडियस ऑफ द वेसल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस थिंग इज आर। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन से सोल्व होगा बेटा ये, बर्नौलीज इक्वेशन। आया आंसर आपका? ऑप्शन ए कितने बच्चों का आ गया? ऑप्शन ए रोहित का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो बेटा, मान लो हम प्रेशर मान लेते हैं दो जगह पे, एक तो सेंटर पे प्रेशर यहाँ पे P एट सेंटर, यहाँ पे प्रेशर P एट साइड ऑफ द वॉल या साइड वॉल पे। ठीक है, अब हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। ठीक, बर्नौली इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट साइड वॉल प्लस 1/2 इंटू रो V स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट सेंटर प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर का स्क्वायर। ठीक, अब वेलोसिटी एट सेंटर V, वेलोसिटी एट सेंटर, वेलोसिटी होती क्या है, V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो R की वैल्यू सेंटर पे 0 है, तो VC क्या आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रेशर एट साइड माइनस प्रेशर एट सेंटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 रो वेलोसिटी ऑफ साइड का स्क्वायर। तो VS को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, R ओमेगा, R इज द रेडियस, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी रोटेशनल वेलोसिटी V,
वो क्या आएगी r इंटू ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और r इज द रेडियस जिस पे आप ये भी निकाल रहे हो। तो रख दो वैल्यूज को, तो pc माइनस ps विल बी इक्वल टू, पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, 1/2 इंटू रो इंटू r ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो pc माइनस ps इज इक्वल टू r ओमेगा का स्क्वायर। दूसरी चीज हमें पता है कि वर्टिकल कॉलम होता है, अगर उनमें हाइट का डिफरेंस h रहे तो क्या होगा फिर, ps माइनस pc, pc माइनस ps इज इक्वल टू रो जी एच, इज इक्वल टू रो जी एच। अब यहाँ देखो पीसी ज्यादा होगा बेटा, अगर पीसी ज्यादा नहीं होता तो ये लिक्विड इतना ऊपर तक राइज नहीं करता, है ना, नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा रो जी एच के हिसाब से। तो पीसी माइनस पी एस इज इक्वल टू रो जी एच, दोनों को इक्वेट कर दो, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो आर ओमेगा का स्क्वायर। तो हमें एच निकालना है, ठीक है, एच इज इक्वल टू रो से रो उड़ गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। तो h जो रहेगा, राइज इन द हाइट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। तो जितना ग्रेविटी बढ़े उतना कम राइज, जितना एंगुलर वेलोसिटी बढ़े उतना ज्यादा राइज, और जितना आर पे जाओ उतना ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, दिख ही रहा है, आर बढ़ाते जाओ तो राइज बढ़ता जा रहा है। ओमेगा बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा, जी बढ़ नहीं सकता, बट अगर ग्रेविटेशन बढ़ा दिया जाए, प्लेनेट को चेंज कर लिया जाए तो हाइट कम राइज होगी। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। समझो इसको, डाउट्स है तो डाउट्स पूछो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर डाउट्स हैं तो डाउट्स पूछेंगे बेटा, नहीं है तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आपको छोड़, फिर जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, पेपर में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, ऑनलाइन पेपर होगा, सबको पेपर देना है। अगला क्वेश्चन दिखाऊं, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको तो याद ही रख लो, ऐसा क्वेश्चन शकल बदल बदल के आता रहता है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। ठीक, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, two particles of equal masses moving with speed this collides perfectly inelastically. After the collision, the combined mass moves with half of the speed of the individual masses. The angle between the initial moment of inertia of individual particle is, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट का ही पर्टिकुलर वो है सिंगुलर, इनिशियल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज, ठीक है, द एंगल बिटवीन द इनिशियल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज। क्वेश्चन को पढ़ो समझो, मैं चित्र ड्रॉ करूँ आपके लिए, आप खुद चित्र बनाओ तो बेहतरीन, ठीक है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासिस मूविंग विद सेम स्पीड, ठीक है, तो इक्वल मासिस के पार्टिकल ये m का, एक दूसरा m का, दे शुड मूव विद सेम स्पीड, कोलाइड्स परफेक्टली इनइलास्टिकली। अब देखो ये कोलाइड करेंगे जब इनके बीच में कुछ एंगल रहेगा, मान लो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, स्पीड का इसका ये था, भी ये आगे आए 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 आगे आके आके कोलाइड कर गए, कोलाइड कर गए और परफेक्टली इनइलास्टिकली, मतलब एक दूसरे में चिपक गए बिल्कुल। तो यानी कि ये कंबाइन होके मास हो गया 2m, और कंबाइन होने के बाद इनकी जो वेलोसिटी आई वो क्या आ गया, इंडिविजुअल वेलोसिटी का आधा, तो v/2। ठीक है, अब बताओ कि द एंगल बिटवीन द इनिशियल मोमेंटा ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, इनिशियल मोमेंटा यानी इनिशियल वेलोसिटी बोल लो या मोमेंट की डायरेक्ट, मोमेंटम की और वेलोसिटी की सेम ही डायरेक्शन होती है, इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा बता दो। थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। यहाँ पे क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन से आपका ये सवाल हो जाएगा। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस वन। अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ के गया उसका नाम लिख लूंगा मैं, ठीक है, करो।
हाँ जी हुआ। अरे देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, यस सर। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा ही होगा चाहे कैसा भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मोमेंटम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम P फाइनल क्या आएगा बेटा, P फाइनल जो है F लिख लेते हैं फाइनल को F, तो P फाइनल इज इक्वल टू मास, कितना मास हो गया कोलिजन के बाद 2m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हुई v/2 अलोंग द डायरेक्शन x, तो x में ही निकाल रहे तो 2m इंटू v/2, तो फाइनल मोमेंटम क्या आया mv। और इनिशियल मोमेंटम क्या था बेटा, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, तो देखो इधर जूम करें तो इसका नेट मोमेंटम का डायरेक्शन तो मुझे पता है जी ये है, ठीक है, p वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा होगा और इस नीचे वाले मास का भी इधर होगा, तो दिस इज p वेक्टर का डायरेक्शन, बट हॉरिजॉन्टल में निकालना है मुझे, तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, देखो जिस ट्राइंगल की बात होगी, दिस इज द ट्राइंगल, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ये रहेगा और वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, इधर ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया θ/2, तो इसके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ θ/2। 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब देखो कौन सा आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कोस वाला कि साइन वाला, mv cos कोस θ/2, ठीक है, mv कोस θ/2 आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है। और सिमिलरली इधर बात करें तो इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा, सेम ही है, दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल है, इनिशियली कुछ भी वेलोसिटी रहेगी तो उनके बीच का जो एंगल है हाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आपका आएगा mv कोस θ/2। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो P इनिशियल इज इक्वल टू कितना था बेटा, mv कोस θ/2 प्लस mv कोस θ/2, तो ये क्या आया 2mv इंटू कोस θ/2। अब मोमेंटम कंजर्वेशन से वी कैन राइट कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो P फाइनल शुड बी इक्वल टू P इनिशियल मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अब देखो अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, डायरेक्शन भी सेम ही है ना, तो मैग्नेट कैसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म या ये लिख लो, तो हम केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। 2mv कोस θ/2 शुड बी इक्वल्स टू mv, ठीक है बेटा। अब mv से mv उड़ा देंगे, उड़ गया, तो कोस θ/2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, कोस θ/2 शुड बी इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कब होता है कोस, 60 कोस 60 डिग्री, तो cos θ/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इम्प्लाइज θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फिर थीटा इज इक्वल टू 60 आया कि 120, 120। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो फिर इनिशियली इनके बीच का एंगल जो था ये कितना था 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 डिग्री सी। तो हमें एंगल का कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे हो सका, देखो टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस मूविंग विद सेम स्पीड कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकल, तो दो पार्टिकल हैं आइडेंटिकल पार्टिकल हैं सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, उनको कोलाइड करना है, तो यही कंडीशन बनेगी, और बताओ इसके अलावा क्या सोच सकते हो, फिर वो बताएंगे, कंडीशन यही बनेगी भाई, वेलोसिटी सेम रखनी है, सो स्पीड सेम रखनी है, कोलाइड करेंगे, तो आप हॉरिजॉन्टल में नहीं जा रहे, मान सकता हूँ कि ऐसे नहीं जाएंगे, किधर भी जाएंगे, बट उनका जो उसको जो भी एंगल बनाएंगे उसको ऐसे थीटा में डिवाइड, थीटा तो रख ही सकते हो, उसको θ/2 में भी डिवाइड कर ही सकते हो, और इनको कोलाइड करना है तो इसी तरीके से जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आगे पीछे रहेंगे ना, मान लो आपका कंडीशन, मान लो मैं ये बोल दूं कि एक इधर है एक कहीं यहाँ है, अब ये मूव कर रहा है इधर और ये इधर, अगर एक पॉइंट ऑफ कोलिजन से आगे पीछे भी रहे ना तो क्या हो, कोलिजन होगा ही नहीं, एक निकल जाएगा इस पॉइंट को छोड़ के तब दूसरा उधर निकल जाएगा, इनको कोलाइड करना है तो ये सिमेट्रिक तरीके से थीटा ऐसे ही कोलाइड करेंगे, अदरवाइज कोलिजन होगा ही नहीं, ओके समझ गए अब।
रोहित ने पूछा था शायद से। तो अब जितने क्वेश्चन समझाए, कितने बच्चों को सब समझ आए इसमें से? एक बार थम्स अप, हैंड रेज कर लो, थम्स अप नहीं, एक बार हैंड रेज कर लो जितने बच्चों को आज के सारे सवाल, इस तरीके का सवाल अगर जेई के पेपर में आएगा तो कराओगे। अब जिनको नहीं आए वो डाउट पूछो, और बाकी जिनको आ गए दे कैन ड्रॉप ऑफ, वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और सर सोफा हम नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, आज केवल ये क्वेश्चन यही रिवीजन होना था। अब आप कल के पेपर की तैयारी करो, कल ऑनलाइन पेपर है, उसमें एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करो आराम से बैठ के, इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करो और फिर कल का पेपर दो, ठीक है? हाँ, अभी इस पीडीएफ को तुरंत के तुरंत भेज देता हूँ मैं ग्रुप में, ठीक है? अभी के अभी, ठीक है बेटा? बोले वो यहीं से अभी भेज ही देते हैं इसको, एयर ड्रॉप कर लेते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं। जिनको डाउट है वो डाउट्स पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास खत्म होती है, यहीं पे विराम लेते हैं। अब कल का पेपर दे के फिर बात करेंगे आपसे।